आइटम नंबर 4 जो है सर, ये एक दहशतगर्द जिसने हमारे वतन में दहशतगर्दी का बाकायदा मंसूबा, बाकायदा एतराफ़ किया हुआ है। हमने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी की हुई है। आज क्या बात हो गई है कि हम बाकायदा कानून बना के उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी। हमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ, और हम जो है इंडिया को अपीज कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीज कर रहा है, कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। अगर पाकिस्तान की वतन अजीज की सलामती के खिलाफ दहशतगर्दी लॉन्च करने के लिए एक हिंदुस्तानी जो है वो पकड़ा जाता है, सर्विंग जो है फौज का एक अफसर पकड़ा जाता है, तो आज उसको क्यों उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? जनाब आला, ये वी हैव वेरी वेरी स्ट्रांग एक्सेप्शन टू दिस लॉ। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में दहशतगर्दी जिसका तकरीबन खात्मा हुआ है और हिंदुस्तान जो है जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, कश्मीर मक्तल बना हुआ है। हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को जो है उसको लाडला बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? वाई आर वी अपीजिंग इंडिया? क्या इंटरेस्ट है? मोदी का कौन यार है? आज बताया जाए कि हम तो चले गए, हम तो आज इख्तिदार में हैं, कौन जो है नक्सीरे निकाल रहा है, कौन जो है सजदा रेज़ है आज मोदी के आगे? लेट गए हैं। मैंने लेटने वाला लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब इस्तेमाल हो गया है। जनाब चेयरमैन, ये इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। ये लेजिस्लेशन जो है ये पाकिस्तान के वतन अजीज के वकार के खिलाफ है। क्या कंसेशन आपको दिया है उन्होंने? बताया जाए क्या कंसेशन दिया है? हमें तो बड़े ताने दिए जाते थे, आज ये हुकूमत बताए, प्राइम मिनिस्टर बताए कि क्यों जो है इस तरह से वाई इज स्टूपिंग सो लो इन फ्रंट ऑफ इंडिया? क्यों सौदा कर रहे हैं पाकिस्तान की गैरत का और पाकिस्तान की हमीयत का? क्यों बेच रहे हैं पाकिस्तान की इज्जत को? जनाब वाला, दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, उसने इतराफ किया हुआ अपने जुर्म का, वो सजावार है, उसको सजा दी गई है। आप इंटरनेशनल प्रेशर में जो है, कभी आप किसी के प्रेशर में आ रहे हैं, कभी किसी के प्रेशर में आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है आज? जनाब आला, जनाब चेयरमैन, मैं शुक्रगुजार हूं आपने मुझे टाइम दिया है, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड अपोजिशन और हम जो है सारी अपोजिशन मिलके इसके ऊपर जो है ना, प्लीज जी। मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्टर शीरी मजारी साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। मैं सिर्फ मुझे जवाब तो देने दें, कभी आप किसी और को बोलने ही नहीं देते। आई वॉन्ट टू जस्ट क्लैरिफाई। बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, वो खुदा के वास्ते बात तो सुन लिया करें। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं कि आप जवाब ही ये स्टेटमेंट दे दे, ये स्टेटमेंट दे दे, उसके बाद बिलावल बात तो मेरी सुन ले। जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। I am giving a fact thing. Speakers. डॉक्टर शीरी मजारी साहबा, अगर एक सेकंड बात तो सुन ले, एक सेकंड बात सुन ले। ये क्या हुआ कि वही बोलते जाए? जी स्पीकर साहब, नहीं इकट्ठा मैं भी जब वो मेरी बात सुनेंगे वो जवाब दूसरा चाहते। एक मिनट खाई साहब तशरीफ रखें। मेरी एक सेकंड भाई, हमारे भी सुन लिया। ये डॉक्टर शीरी साहबा जब स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको भी टाइम देते हैं। स्पीकर साहब
स्पीकर साहब इनको जवाब देने दे, मुझे देने दे, बिकॉज जो कई फैसले हुए थे, नहीं कई फैसले हुए थे जब पीपीपी और हम दोनों ऑपोजिशन में थे, इसी केस के हवाले से मुझे वो बताने दे। ये क्या बोलता जा रहे हैं, किसी और को सुनने आप नहीं अपनी देता। बात कर लें, उसके बाद देते हैं उनको। मुझे जवाब देने दे इनका, क्योंकि ये उस वक्त हुकूमत में थे, फैक्ट्स पूरे आ जाए, फिर मैं कहती हूँ कि पीपीपी जवाब दे दे, लेकिन कुछ फैक्ट्स तो आने चाहिए ना। इनको क्यों घबराहट हो रही है जवाब सुनने से? Why are they scared to hear the facts? ख्वाजा साहब, फैक्ट सुने, हमने इनका सुना है। Tell him, इसको तो बिठाना। ख्वाजा साहब, स्पीकर साहब फैक्ट सुन ले, अब इन्होंने बोल लिया, बात सुने। तो मैं वही जवाब दे रही हूँ ना, जवाब तो सुने, जवाब तो सुनने दे। ख्वाजा साहब, मिनिस्टर साहब जवाब देना चाहती हैं, उसके बाद अगर हमारे जो ऑनरेबल मेंबर हैं वो बात करना। मैं मुकर ले रही हूँ, आप बात सुन लेंगे। डर क्यों रहे हो? ख्वाजा साहब तशरीफ रखें। डर क्यों रहे बात जवाब सुनने से? जी श्री मजारी साहब, पॉइंट ये है, आईसीजे का इशू क्यों शुरू हुआ? पहले इनकी हुकूमत ने मार्च में खत लिखा आईसीजे को, और बड़ा अच्छा था वो, कि हम जुरिस्डिक्शन आईसीजे की रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब वो खत चला गया, जब हिंदुस्तान फिर आईसीजे में गया, कोई जवाब नहीं बनता था कि हम आईसीजे की जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट करते। ये एक कमेटी मीटिंग हुई थी जॉइंट पार्लियामेंट की, जिसमें मैं भी थी, सेनेटर शरीर रहमान भी थी, आई थिंक नवीद कमर वाज देयर। हम दोनों पार्टीज ने ऑब्जेक्शंस रेज की थी, जिस एक कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो जुरिस्डिक्शन? आईसीजे में अगर एक मुल्क नहीं एक्सेप्ट करता तो वो केस नहीं सुना जाता। उस वक्त शरीर रहमान साहिबा और मैंने फैक्चुअली इनको कहा कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो, आप क्यों लड़ने जा रहे हो, जब आपने खुद मार्च में एक महीना पहले खत भेज दिया है रिस्ट्रिक्टिंग कौन सी जुरिस्डिक्शन आप एक्सेप्ट करते हो। पहली बात ये। दूसरी बात, अगेन सेनेटर शरीर रहमान और मैंने रेस किया कि जिस तरीके से आपने लो लेवल फॉरेन ऑफिस का ग्रेड 20 का ऑफिसर भेजा है टू डिफेंड द केस, वो भी गलत है। नवीद कमर, यू वर देयर, बेयर मी आउट। तो केस क्यों ये लेके गए, केस क्यों ये एक्सेप्ट किया उन्होंने आईसीजे की जुरिस्डिक्शन? लॉयर किस तरीके से हायर किया गया, उसमें हमारी ऑब्जेक्शंस थी। हमने पहले दिन कहा था कि ये हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने गलत किया, और सिर्फ हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं था, ये इनका मौक़िफ़ भी था, पीपीपी का। ये पूरी डिस्कशन हुई। अस्तर और साहब साहब ने कहा उस वक्त कि अब मैं जाऊंगा और मैं प्रेजेंट करूंगा केस। हमारा केस, हमारी पॉलिसी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम केस ही ना, जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करते आईसीजे के। जब आपने एक्सेप्ट कर ली, जब उनकी डिसीजन आ गई, तो फिर आपको उनकी डिसीजन पे अमल करना होगा। तो जब ये खड़े होके कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ हाँ, पूछे कौन था यार मोदी का, क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त, क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन? नाउ वी आर स्टक विद एन आईसीजे डिसीजन। हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में, क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। सीधी बात ये है। तो अब ये खड़े होके एक्यूजेशंस कर रहे, अपनी गलती तो तस्लीम करें। फैक्चुअली इन्होंने ये मुसीबत हमारे मुल्क पे डाली है जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। क्यों ये केस लड़े आईसीजे में? हमारा वी शुड नेवर हैव गॉन। They did the wrong thing. They kept going and defending our position when we had no need to. आपकी फॉरेन ऑफिस थी, इनकी गलती थी। हमने पार्लियामान में तो जॉइंट कमेटी में वाजे कर दिया था, इनकी पीपीपी ने और हमारी पार्टी ने, कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। लेकिन ये चलते गए, जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट की और गड़बड़ सारी वहाँ से शुरू हुई। तो जब अकाउंटेबिलिटी होनी है, पहले इनकी करें अकाउंटेबिलिटी। जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब।
Chairman, thank you so much. Madam Minister, का जो point है, या सादिक साहब उस वक्त chairman भी था, committee था, let him respond to that in detail. But the fact of the matter is, जनाब स्पीकर, कि ये वज़ीर आज़म आया था और कहता रहा कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, मैं किसी को नो NRO क्रॉस टॉक नहीं जी, दूंगा। थामुल से सुने। और जितने NRO वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वज़ीर आज़म ने इतने NRO नहीं दिए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट NRO है, जो कुलभूषण यादव के लिए NRO है, ये ऑर्डिनेंस के तौर पे, जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, प्रोमलगेट किया गया 20 मई को और गज़ेट में 29 मई में छापा गया। आपका रूल्स, आपका लॉ ये कहता है कि अगर हाउस सिटिंग में है तो आपको एज सून एज पॉसिबल ऑर्डिनेंस को हाउस में पेश करना चाहिए। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान मिल रहा था मुसलसल जून में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान मिल रहा था मुसलसल जून में। इन्होंने किसी को नहीं बताया, इन्होंने ना पाकिस्तान के अवाम को बताया, ना सियासी जमातों से इंगेज किया कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमें तो समझाते कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भी नहीं समझाएं। इस हाउस को एतमाद में नहीं लिया गया, इस हाउस के मेंबरान को एतमाद में नहीं लिया गया। जब ये बात फिर सेनेट में उठा, जब ये बात मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और पूछा कि आप क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने आज हमारे सामने ये ऑर्डिनेंस ले किया है। शरीन महजारी साहिबा की जो आर्ग्यूमेंट है कि हमने तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं मानना था, चले अगर आपका वो मौकिफ था उससे क्या ताल्लुक है? अच्छा, मेरा मौकिफ हो, वेरी गुड, लेकिन अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको NRO दे दें। एक इंडियन स्पाई को एक तो इनके बाद मेरे समझ नहीं आता, भारत का जो वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट हम पे हमला करके जो इधर गिरा नहीं आया है, जिस दिन हसनउल्लाह एहसान को कैद से रहा किया गया, मैंने क्वेश्चन इस हाउस में डाला था और आज तक उसका जवाब नहीं आया कि क्या हसनउल्लाह एहसान किसके कैद में था, कैसे आजाद हुआ, ये क्या 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 कोशिश रहे हैं उनको फिर से गिरफ्तार करने के लिए। आज भी वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप तकरीर करते हो, वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो फिर हसनउल्लाह एहसान से धमकी आता है। ये आज से नहीं शुरू दिन से इन दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। इन्होंने हर वो की कोशिश किया, चाहे वो स्वात का ऑपरेशन मोड हो जहां हमारा सफाई इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे थे, या ज़रबे अज़्ब का ऑपरेशन हो, इनका वजीर आजम ने हर बयान में उन दहशतगर्दों का मुखालफत तक नहीं की, मज़ाहमत तक नहीं की, जो हमारे कौम के बच्चों को शहीद कर रहे थे। और आज उसका हुकूमत के दौरान मुझे जवाब ना दे, हसनउल्लाह एहसान और उसका ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेरे जमात के साथ किया, मेरे जमात के कारकुनों के साथ किया है, वो इस कौम की तारीख में लिखा हुआ है। हमारा खून का जवाब ही ना दे, लेकिन एपीएस के बच्चों के वालिदैन को आपको जवाब देना पड़ेगा। एपीएस के बच्चों के वालिदैन को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके हुकूमत के दौरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द कैसे बाहर निकला और आपका सियासी काम कैसे कर रहा है। इसका जवाब इस हुकूमत को देना पड़ेगा।
कि कुलभूषण यादव का बात आता है तो उनको भी एनआरओ देने पड़ता है, एहसान एहसान का बात आता है तो उनको भी वो एनआरओ दे रहे हैं। वो कितने एनआरओ देंगे जनाब स्पीकर? वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं जी सर, जहांगीर तरीन को भी एनआरओ मिला है, बीआरटी मंसूबा को भी एनआरओ मिला है, मालम जब्बा पे भी एनआरओ है, बिलियन ट्री सुनामी पे भी एनआरओ है, चीनी चोरी पे एनआरओ, आटा चोरी पे एनआरओ, तेल की चोरी पे एनआरओ। आज तो अब तो जनाब स्पीकर इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अच्छा आ गया है कुलभूषण यादव का दिफा करना। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका हुकूमत का नाब का गठजोड़ पे फैसला सुना दिया है। अगर आपका इजाजत हो, अगर आपसे इजाजत हो, इन्हीं इश्यू से मिलते जुलते हैं, मैं उसी ऑर्डर से आपको थोड़ा सा एक कोटेशन सुनाना चाहता हूं और फिर मैं अपना पॉइंट मुकम्मल करूंगा। नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में कहा है कि नैब इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से सिलेक्टेड पिग्मीज को इख्तियार दिया जाता है, और वो सिलेक्टेड पिग्मीज को प्रमोट करके असल सियासी क़यादत को, असली सियासी कारकुन को कैद में रखते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब के बारे में, इस सिलेक्टेड हुकूमत के बारे में, इस सिलेक्टर्स के बारे में एक बहुत तफसीली फैसला आया है, 87 पेजेस का फैसला आया है। इसके बाद इनका एहतसाब का नाम लेने से इनका कोई, they can't talk about corruption, they can't talk about accountability। इनका पूरा का पूरा अदारा, नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हम एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दें, एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दे जो हुकूमत का भी एहतसाब करे, जो अपोजिशन का भी एहतसाब करे, जिसके सामने हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून हो, जिसको ये पूरा इख्तियार हो कि अगर वो किसी सियासतदान को, किसी पार्लियामेंटेरियन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन अगर उनको किसी जज को या किसी जनरल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो वो भी उनके पास इख्तियार हो। एक इदारा हो सारे पाकिस्तान के लिए, एक अदारा हो सारे पाकिस्तानी के लिए। जब सबके लिए एक कानून होगा तो फिर हम आखिर एक फाइनल टाइम के लिए ये करप्शन का जो इश्यू है इसको खत्म कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, आपका एजेंडा पे ये एनआरओ है कुलभूषण यादव के लिए। ऑपोजिशन की ज़मीर ये इजाजत नहीं देता कि हम इस हाउस के सेशन को चलने दें, हम आपको इस ऑर्डिनेंस को पास करने दें, विच इज वाई मैं आपका क्वारम पॉइंट आउट कर रहा हूं। थैंक यू जनाब स्पीकर। जी, काउंट बी मेड जी।
काउंट बी मेड जी। फ़हीम खान साहब, हाउस के डेकोरम
रूल नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं। चेयरमैन, ये गलत बात है, कोई रूल नहीं है। अगर रूल है तो है, अगर कोई रूल है पार्लियामेंट रिवायत ये है, ये रिवायत है, ये रिवायत है, ये कोई रिवायत नहीं है। जी अली मोहम्मद खान साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इस पे आप बताएं जी। जनाब चेयरमैन साहब, कोरम का जो जिक्र है वो रूल ऑफ प्रोसीजर में रूल नंबर 5 में है। रूल नंबर 5 में जी करें। कि किसी भी टाइम कोई भी मेंबर जो है वो कोरम पॉइंट आउट कर सकता है, और जब तक कोरम पूरा नहीं हो सकता तो इजलास शुरू नहीं हो सकता। आवाज सही नहीं आ रही जी। लेकिन हमारी एक प्रैक्टिस रही है, ये हमारा 7वां साल है इस ऐवान में, और प्रैक्टिस हमारी क्या है देखें, बहुत से इस ऐवान के रूल रेगुलेशन ऐसे हैं कि प्रैक्टिस पे चलते हैं, और नवीद कमर साहब यहाँ पे सामने खड़े हमेशा प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस ये रही है कि जो भी कोरम पॉइंट आउट करता है वो खुद मौजूद रहता है, और अगर वो खुद मौजूद नहीं है इसका मतलब है कि वो कोरम पॉइंट आउट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस चेयर से बहुत सी रूलिंग आ चुकी हैं, तशरीफ रखिए। और ये हमारी एक प्रैक्टिस रही है। The proceeding of the House are suspending till the quorum is complete.